everyone. I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय कंटेंट। तो भाई आज का मेरा जो ये वीडियो है ये अमेरिका के सरकारी स्कूलों के बारे में डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आज बताने वाली हूँ कि यहाँ पर अमेरिका में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनका क्या सिस्टम होता है, किस तरह से एडमिशन होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती हैं और किस तरह की पढ़ाई होती है। तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर किस किस टाइप्स के स्कूल होते हैं और सरकारी स्कूल फ्री होते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। लेकिन आज का वीडियो स्पेसिफिकली सरकारी स्कूल के बारे में डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई अमेरिका में सरकारी स्कूल को पब्लिक स्कूल बोलते हैं और पब्लिक स्कूल जो सरकारी स्कूल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे। एंड व्हेन वी से फ्री ऑफ कॉस्ट उसका मतलब है ज़ीरो पैसा, आपको कोई पैसा नहीं खर्चना है। 12th क्लास तक पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को आपको कोई पैसा नहीं खर्चना होता सरकारी स्कूल में। और यहाँ पर जो 95% पॉपुलेशन होती है ना, चाहे वो यहाँ के लोकल सिटीजन्स हों, चाहे वो बाहर से दूसरे कंट्रीज से आए हुए इमिग्रेंट्स के बच्चे हों, 95% बच्चे यहाँ पर सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। जिनके पास बहुत बहुत पैसा होता है ना, उनके बच्चे भी यहाँ पर सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। सिर्फ 5% जो पॉपुलेशन होती है ना वो प्राइवेट स्कूल में, चार्टर्ड स्कूल में या फिर होम स्कूलिंग करती है, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर सरकारी स्कूल में ही पढ़ती है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ के सरकारी स्कूल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको K-12 बोलते हैं, किंडरगार्टन टू 12th, और 12th क्लास तक हर बच्चे का राइट होता है एजुकेशन लेना, चाहे वो यहाँ के सिटीज़न हो चाहे बाहर से आए हुए लोगों के बच्चे हों। तो वो हर किसी के लिए सिमिलर रूल होता है। तो 12th क्लास तक तो आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही भेजना है, क्योंकि वो उसका लीगल राइट है, वो हर बच्चे का लीगल राइट है। और अगर 12th क्लास तक कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं तो पेरेंट्स क्वेश्चनेबल होते हैं, सरकार को जवाब देना पड़ता है। यहाँ की सरकार को आपको जवाब देना पड़ता है कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या रीज़न है। तो इस तरह से भाई एक यहाँ पर लॉ है कि आपको 12th क्लास तक अपने बच्चे को पढ़ाना ही है। अब जिन एरियाज़ में जो ये स्कूल होते हैं तो उन एरियाज़ को स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो जितने भी जिप कोड उस एरिया के अंडर में आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्कूल डिस्ट्रिक्ट उनको रूल करता है। तो जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हो, आपको एडमिशन करवाना होता है, तो आप डायरेक्ट स्कूल को कांटेक्ट नहीं करते हो, आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट को कांटेक्ट करते हो। स्कूल डिस्ट्रिक्ट का एक प्रॉपर ऑफिस होता है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करते हो। और यहाँ पर स्कूल की रेटिंग बहुत मैटर करती है। तो जब आप बच्चे का स्कूल फाइनल कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको 2-3 ऑप्शन देने होते हैं। जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं ना, तो उसमें मेंशन करना होता है कि आपकी कौन सा स्कूल आपकी प्रेफरेंस है, और उसके अलावा भी 1-2 ऑप्शन आपको देने होते हैं। और स्कूल आपको आपके जिप कोड के हिसाब से मिलता है। जैसे अब जहाँ पर आपका घर होता है ना, जहाँ पर आप रहते हो, उसी के जिप कोड में, उस जिप कोड में ही जो जितने स्कूल आते हैं उन्हीं में से कोई स्कूल आपको मिलता है। तो आप बता सकते हो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को कि कौन सा स्कूल आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर कौन सा, इस तरह से बताना होता है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि आप कहीं दूसरे एरिया में रहते हो और आपको किसी दूसरे एरिया का स्कूल पसंद है तो आप वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। स्कूल डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करता है आपके जिप कोड के हिसाब से कि आपको आपके बच्चे को कौन सा स्कूल मिलेगा। और स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो भी रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं या फिर लोगों के अपने घर होते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के रेट्स भाई बहुत हाई होते हैं। स्कूल डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टीज़ के रेट्स बहुत हाई होते हैं, चाहे वो घरों का रेंट हो, चाहे लोगों के आपको अपना घर लेना हो। और जो प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो भी बहुत हाई होता है। तो अगर आपके स्कूल गोइंग बच्चे नहीं हैं तो आप जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाले एरियाज़ हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत पैसा खर्चना पड़ता है, रेंट पर भी, अपना घर लेने पर भी और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर भी।
और स्कूल की रेटिंग यहाँ पर बहुत मैटर करती है, जो पेरेंट्स ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा रेटिंग होती है, जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होती है स्कूल की, उतनी ही प्रॉपर्टी के रेट्स हाई होते हैं। तो इस तरह से होता है। और स्कूल में जो सेशन स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे स्कूल ईयर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। पर यूजुअली जैसे हम लोग अभी कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो यहाँ पर जून सेकंड वीक में समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं। तो जून और जुलाई स्कूल बंद होता है और फिर अगस्त फर्स्ट वीक में यहाँ पर स्कूल ईयर स्टार्ट होता है। तो अगस्त से जून फर्स्ट या सेकंड वीक तक स्कूल चलता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है वैसे, पर ज़्यादातर स्टेट में जो स्कूल ईयर स्टार्ट होता है वो अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक से होता है। और जो कट ऑफ आती है स्कूल की, वो जो ज़्यादातर स्टेट्स में जुलाई 31 होती है, या किसी किसी स्टेट में अगस्त 30 भी होती है। अभी जैसे हम लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो कैलिफोर्निया स्टेट में जो कट ऑफ डेट होती है वो सितंबर 1 होती है। तो कट ऑफ डेट से पहले पहले आपके बच्चे को 5 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपके बच्चे का किंडरगार्टन में आप नाम आता है बच्चे का। जब जिस तरह से आप अप्लाई करते हो ना, तो उसी के हिसाब से नाम आता है बच्चे का। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उस कट ऑफ डेट को लेके स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अगर 2 दिन का भी डिले होता है तो आपको आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है। अगर कट ऑफ में नाम नहीं आया है तो किंडरगार्टन में एडमिशन नहीं मिलेगा बच्चे को। प्राइवेट स्कूल में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगा। और लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि अगर आपके बच्चे का बर्थ डेट उस कट ऑफ डेट के आसपास है, उसी मंथ में है। जैसे कैलिफोर्निया स्टेट में जो कट ऑफ डेट है वो सितंबर 1 है। अब फॉर एग्जांपल मेरे बेटे का जो बर्थ डेट है वो सितंबर मिड है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जिनका बर्थ डेट सितंबर 1 के बाद होता है लेकिन सितंबर 30 से पहले होता है, तो उनको यहाँ पर, जिसको हम इंडिया में नर्सरी क्लास बोलते हैं ना, उसको ये यहाँ पर प्री के या फिर टी के, प्री किंडरगार्टन या फिर ट्रांजिशनल किंडरगार्टन बोलते हैं। तो उस क्लास में उन बच्चों को एडमिशन मिलता है जिनका बर्थ डेट कट ऑफ डेट के आसपास होता है। तो वो उसी स्कूल में और ये वाली क्लास में उसको एडमिशन मिलता है बच्चे को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका भी आपको कोई पैसा नहीं देना होता। तो इस तरह से कट ऑफ लिस्ट होती है और स्कूल ईयर इस तरह से होता है। और एडमिशन के लिए जब आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट से नोटिफिकेशन आ जाता है पेरेंट्स को, तब फिर बच्चे का एडमिशन होता है। तो एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, अब वो उसकी बात करते हैं। तो एडमिशन जब आपको बच्चे का कराना होता है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बच्चे का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो होता है, जो भी वैक्सीन हम बच्चों को लगवाते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, और आपके बच्चे का जो भी प्राइमरी डॉक्टर है, जो भी बच्चे का पीडियाट्रिशियन होता है, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर देनी होती हैं स्कूल में। इसके अलावा यहाँ पर टीबी टेस्ट होता है, वो मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंडेटरी है। तो टीबी टेस्ट होता है बच्चे का, और उसका भी रिकॉर्ड देना होता है। और यहाँ पर ओरल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हर 6 महीने में यहाँ पर बच्चे का डेंटल चेकअप होता है, तो उसका भी हमें रिकॉर्ड देना होता है, स्कूल को प्रूफ देना होता है। ये सारे पेपर्स देने होते हैं स्कूल को। तो और कोई एडमिशन फ़ीस नहीं होती यहाँ पे, ना ही कोई मंथली फ़ीस होती है, ना ही आपको एडमिशन के टाइम पर कोई डोनेशन देना होता है। डोनेशन के लिए स्कूल से मैसेज आता है, एडमिशन के टाइम नहीं, साल में कई बार मैसेज आता है कि अगर आप डोनेशन देना चाहें स्कूल को तो दे सकते हैं, लेकिन वो टोटली ऑप्शनल होता है। बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते, और कितना देना है कितना नहीं देना है ये भी आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप नहीं भी देते हैं तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सरकार हमसे टैक्स लेती है ना, उसी पैसे को सरकार यूज़ करती है यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए। तो स्कूल को जो फंडिंग आती है ना, सरकारी स्कूल को जो फंडिंग आती है गवर्नमेंट से, वो हमारे ही पब्लिक के ही पैसे से आती है। तो अगर कोई नहीं भी देता है तो गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग देते हैं, जैसे हम भी अपने दोनों बच्चों का $2000 साल का देते हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल है, इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होता है। अब
क्या क्या मिलता है आपके बच्चे को। अब यहाँ पर 3 तरह के स्कूल के भी 3 पार्ट होते हैं, जो किंडरगार्टन से 5th क्लास तक का या फिर प्री किंडरगार्टन से 5th क्लास तक का जो स्कूल होता है उसकी बिल्डिंग अलग होती है, उसको एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। और फिर 6th 7th 8th जो क्लासेस होती हैं उसके लिए अलग स्कूल होता है, अलग बिल्डिंग होती है, सरकारी ही होता है लेकिन अलग होता है। फिर जो 8th के बाद जो क्लासेस होती हैं 9th 10th 11th 12th वो हाई स्कूल उसको बोलते हैं, और उसकी बिल्डिंग अपने आप में अलग होती है, वो अलग ही स्कूल होता है। तो एक ही बिल्डिंग में सारी क्लासेस नहीं होती यहाँ पे। एलिमेंट्री स्कूल अलग होता है छोटे बच्चों का, फिर मिडिल स्कूल अलग होता है और हाई स्कूल अलग होता है। और इसमें भी जैसे मेरे बच्चे दोनों एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी बेटी अभी 5th ग्रेड में है और बेटा 1st ग्रेड में। तो एलिमेंट्री स्कूल में भी जैसे अलग अलग क्लासेस के अलग अलग गेट्स होते हैं, तो सारे बच्चों को मिक्स नहीं किया जाता। सबका रिसेस अलग अलग टाइम पे होता है, सबका लंच अलग टाइम पे होता है क्लासेस का, और स्कूल रिलीज़ होता है जब छुट्टी होती है ना, वो भी अलग अलग टाइम पे होती है। थोड़ा आगे पीछे इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि सारे बच्चे मिसमैनेज ना हो जाए, किसी बच्चों को इनकन्वीनियंस ना हो, या फिर बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर बुली ना करें। तो इस तरह से इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पर स्कूल में क्या क्या किस तरह से एजुकेशन होता है, तो यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को एकेडमिक के लिए बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया जाता। नो टियर एजुकेशन में ये लोग बिलीव करते हैं कि बच्चों को रो रो कर नहीं पढ़ाना है। तो भाई यहाँ पे एक तो यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम नहीं है। बच्चों को ग्रेड मिलता है, परसेंटेज नहीं मिलता। दूसरा, यहाँ पर एग्ज़ाम्स नहीं होते। एलिमेंट्री स्कूल में यहाँ पर एग्ज़ाम्स नहीं होते। मेरी बेटी अभी 5th ग्रेड में आ गई है, लेकिन उसके अभी तक कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। यहाँ पर टेस्ट होते हैं बच्चों के और असेसमेंट्स होते हैं, और उसी के बेस पर बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो लोग इंडिया से आते हैं ना, जिनके बच्चे इंडिया में पढ़ रहे होते हैं और फिर यहाँ पर वो लोग वर्क वीज़ा पर आते हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई यहाँ पे पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है इंडिया में और यहाँ पे। तो भाई एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को बहुत पुश नहीं किया जाता। जिस तरह से हम लोग किताबी ज्ञान में बिलीव करते हैं ना इंडिया में, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे को ढेर सारा होमवर्क मिलेगा, बच्चा 2-3 घंटे तक पढ़ेगा और क्वेश्चन आंसर्स वो सब लिखेगा, तो यहाँ पर अलग सिस्टम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए, होमवर्क भी नहीं मिलता है यहाँ पे बच्चों को। मेरी बेटी को 3rd ग्रेड से होमवर्क मिलना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर ये रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, राइटिंग बहुत कम होती है। और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं टैब पर, जो कि टैब स्कूल से ही मिलते हैं बच्चों को। टैब पर पढ़ते हैं तो आईडी पासवर्ड मिलता है बच्चे को स्कूल से, और स्कूल की एप्लीकेशन पर ये लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, प्रॉपर शीट्स होती हैं वहाँ पे, और उस पे बच्चे पढ़ते हैं। रीडिंग के लिए बहुत फोकस करते हैं। रीडिंग के लिए बच्चों के पेरेंट्स को भी ईमेल आता है कि हर बच्चे को प्री किंडरगार्टन से लेके स्टार्ट हो जाता है, और हर बच्चे को 40 मिनट्स का रीडिंग करना मस्ट होता है। और राइटिंग वाला पार्ट बच्चे टैब्स पर करते हैं। तो स्कूल में जो टैब्स मिलते हैं जिन पर बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल के ही होते हैं। और अगर घर पे बच्चे को पढ़ना है तो कोई होमवर्क करना है या खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी बहुत होती है यहाँ पे ट्यूशन वाला सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में ट्यूशन पढ़ते हैं ना बच्चे, नर्सरी क्लास से बच्चों का ट्यूशन लगा देते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है, तो वहाँ पे ट्यूशन वाला सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे ट्यूशन वाला सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे सेल्फ स्टडी या तो स्कूल में पढ़ते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर पेरेंट्स अगर थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं तो। लेकिन बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, मना करते हैं टीचर्स स्कूल से शुरू से ही। जब नर्सरी क्लास में बच्चा जाता है ना, प्री किंडरगार्टन में, तभी से बच्चे को खुद से सारी चीज़ें करना सिखाया जाता है यहाँ पे। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। तो इस तरह से, और यहाँ पर एग्ज़ाम्स भी नहीं होते। अभी तक मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स नहीं होते, अभी वो 5th में आ गई है, अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं, लेकिन अभी तक उसके एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं। तो असेसमेंट होगा और टेस्ट होते रहते हैं बच्चों के। तो एकेडमिक पर बहुत नहीं फोकस करते, लेकिन कुछ बच्चे जैसे मोर देन एवरेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको एनकरेज भी किया जाता है। जैसे हर 3rd ग्रेड के बाद से 2nd ग्रेड के बाद से ग्रुप्स होते हैं स्कूल में, क्लास में,
कि जो बच्चे एडवांस्ड होते हैं ना थोड़े, उन बच्चों का एक ग्रुप होता है। जैसे मेरी बेटी का 3rd ग्रेड से स्टार्ट हुआ था, तो 3rd ग्रेड से स्कूल में ग्रुप होता था उसकी क्लास में, और उस ग्रुप में 6-7 बच्चे होते थे, उसमें मेरी बेटी भी थी। तो वो मैथ का एडवांस्ड ग्रुप था। कुछ बच्चे इंग्लिश का एडवांस्ड ग्रुप होता है या फिर दूसरे सब्जेक्ट का होता है, तो उन बच्चों को एनकरेज किया जाता है। वो बच्चे जैसे अभी 3rd ग्रेड का बच्चा है लेकिन वो एडवांस है मैथ में या इंग्लिश में, तो उसको 4th ग्रेड के हिसाब से प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और वो उनको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पार्ट स्कूल में होता है। तो पुश नहीं करते, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने आप से कर रहा है तो उसको एनकरेज भी करते हैं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे बच्चे को गार्डनिंग भी सिखाया जाएगा, बच्चे को कुकिंग भी सिखाया जाएगा, बच्चे को म्यूज़िक भी सिखाया जाएगा, और भी बहुत सारी साइंस के एक्सपेरिमेंट सिखाए जाते हैं बच्चे को। बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव करते हैं यहाँ पे स्कूल। तो थोड़ा अलग तरह से है सिस्टम, हमारे इंडिया से अलग है यहाँ का सिस्टम। तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है। तो शुरू में मुझे भी लगता था कि हम लोग इतना होमवर्क करते थे। हम लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़े हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और प्राइवेट में भी पढ़े हैं, तो हमें दोनों को पता है। तो यहाँ भर भर के होमवर्क तो भाई आपके बच्चे को नहीं मिलता है। एलिमेंट्री स्कूल में नहीं होता है, लेकिन मिडिल स्कूल से सीरियस वाली पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, तो भाई होमवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपके बच्चे के फैक्ट्स क्लियर होंगे और आपके बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। जितना मेरी बेटी अभी 5th ग्रेड में है, 5th ग्रेड में आई है वो भी, तो जितना वो उसको अब इतनी चीज़ों के बारे में वो जानती है ना अभी, इतना मैं शायद हाई स्कूल में भी नहीं जानती थी। तो बच्चे के फैक्ट्स क्लियर करते हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने में बिलीव करते हैं, और रीडिंग वाला पार्ट ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है यहाँ पे कि रीडिंग से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। जो राइटिंग वाला पार्ट होता है ना, भर भर के जो हम राइटिंग करते हैं, उसका हमारी लाइफ में आगे जाके उसका कोई काम नहीं होता है, उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है। ऐसा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिलीव करता है। तो भाई इस तरह से, और अब क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो यहाँ का जो स्कूल की बिल्डिंग होती है ना, वो फुल्ली एयर कंडीशनड होती है, और स्कूल में लाइब्रेरी होती है, फुल्ली फर्निश्ड लाइब्रेरी होती है, और जहाँ पे वैरायटी ऑफ बुक्स मिलती हैं, और बहुत ही नीट एंड क्लीन लाइब्रेरी होती है। और लाइब्रेरी में स्टाफ होता है जो बच्चों की टेक केयर करता है। जब बच्चे रीडिंग करते हैं ना वहाँ पे, तो और वहीं से स्कूल से ही रीडिंग बुक्स मिलती हैं बच्चों को। जो सब्जेक्ट बुक्स होती हैं वो तो स्कूल में ही होती हैं, और इसके अलावा हर बच्चे को लाइब्रेरी से रीडिंग बुक्स मिलती हैं, और वो अगले दिन वापस लेकर जानी होती हैं। तो इस तरह से होता है। और बहुत बड़ा सा, बहुत ही ह्यूज प्लेग्राउंड होता है, और अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा जिम भी होता है स्कूल में, और म्यूज़िक टीचर, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जैसे म्यूज़िक टीचर होती है। और 5th ग्रेड के बाद, 4th ग्रेड के बाद जो बच्चे 5th ग्रेड में आते हैं जब, तो उनको इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए जाते हैं। हर बच्चे को अपना एक अलग इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है स्कूल से। उसका मिनिमल चार्ज होता है, तो या तो आप अपना ले सकते हो, या फिर स्कूल से अगर लेना है तो उसका बहुत मिनिमल चार्ज होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का, जो हर बच्चे का अपना होता है, जिसको बच्चा घर भी लेकर आता है। तो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह का म्यूज़िक सिखाया जाता है बच्चे को। 5th ग्रेड से वो स्टार्ट होता है, और सिंगिंग और ये सब भी सिखाया जाता है स्कूल में। तो इस तरह से। और जो स्कूल बसेस होती हैं ना, वो भी आपको स्कूल से मिलती हैं, और वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में स्कूल बसेस होती हैं। कुछ स्टेट्स में, जैसे फर्स्ट टाइम हमें कैलिफोर्निया में नहीं मिली, कैलिफोर्निया में भी क्योंकि हम लोग बे एरिया में रहते हैं, तो शायद यहाँ पर नहीं होती। कैलिफोर्निया क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, तो शायद कैलिफोर्निया के दूसरे पार्ट्स में स्कूल बसेस होती हैं। तो स्कूल बसेस भी स्कूल की ही होती हैं भाई, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना होता। और यहाँ पर जो स्कूल बसेस होती हैं ना, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट व्हीकल माना जाता है। अगर कोई स्कूल बस रोड पर खड़ी है बच्चों को पिक करने के लिए या फिर ड्रॉप करने के लिए,
आपकी यहाँ पर जो कम्युनिटी होती है, सोसाइटी को यहाँ पर कम्युनिटी बोलते हैं, तो कम्युनिटी का जो गेट होता है वहाँ से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती है स्कूल बस। और उसके लिए भी एक रूल होता है कि जब बच्चे को स्कूल बस पिक करेगी और जब ड्रॉप करेगी तो किसी एक पेरेंट का होना या फिर किसी गार्डियन का होना मैंडेटरी होता है, तभी बच्चे को लेते हैं और तभी ड्रॉप करते हैं। तो ये बच्चे की सेफ्टी के लिए रूल होता है जो सबको फॉलो करना होता है। और अगर कोई स्कूल बस रोड पर खड़ी है और उसकी फ्लैशलाइट ऑन है तो उसको स्कूल बस में कैमरा होता है, दोनों साइड कैमरा लगा होता है। तो उस टाइम पे जब स्कूल बस की फ्लैश लाइट ऑन है ना, स्कूल बस खड़ी है, तो दोनों साइड का ट्रैफिक रुक जाता है, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल बस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल माना जाता है। तो अगर आप वायलेट करते हैं ना इस लॉ को, तो आपको बहुत ही हैवी फाइन पे करना पड़ता है। तो अगर आप अमेरिका में नए हैं और आपको कोई स्कूल बस दिखती है जिसकी फ्लैश लाइट ऑन है, तो इसका मतलब है कि आपको रुकना है। अगर सारा ट्रैफिक रुका हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आपको भी रुकना है, क्योंकि ये लॉ है यहाँ पे और बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। तो स्कूल बस भी आपकी फ्री होती है, इसके अलावा आपको कोई बुक्स भी नहीं लेनी होती। और यहाँ पर सरकारी स्कूलों में कोई यूनिफॉर्म भी नहीं होती, प्राइवेट स्कूल्स में होती है, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई यूनिफॉर्म भी नहीं होती। आप अपने बच्चे को कोई भी कपड़ा जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल है और आप अफोर्ड कर सकते हो, वो पहना कर आप भेज सकते हो। तो ये भी एक बात है। अच्छा, यहाँ पर जो बुक्स होती हैं और नोटबुक्स होती हैं ना, वो स्कूल से ही मिलती हैं, टैब्स भी स्कूल से ही मिलते हैं। लेकिन एवरी ईयर जब स्कूल ईयर स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स के पास ईमेल आता है स्टेशनरी के लिए। तो जैसे पेन पेंसिल हो गए, इरेज़र हो गए, शार्पनर हो गए, या फिर दूसरी स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं, ग्लू होता है, क्राफ्ट्स पेपर होते हैं, इन सब के लिए स्टेशनरी के लिए पूरे साल की स्टेशनरी जो भी आपका बच्चा यूज़ करेगा उसके लिए लिस्ट आती है। तो वो पेरेंट्स को देनी होती है। सिर्फ ये एक चीज़ पर आपको खर्चा करना होता है, और वो भी $20-25 मैक्सिमम इतना ही होता है, और वो भी ऑप्शनल है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी स्कूल के पास फंड होता है, फंडिंग होती है स्कूल के पास, तो वो भी आप बता सकते हो। अगर आप नहीं दे सकते हो तो वो भी स्कूल से मिल जाता है आपके बच्चे को। तो इन शॉर्ट 0 खर्चा होता है आपका। तो इस तरह से ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा आपके बच्चों को स्कूल में मील भी मिलता है, फ्री मील मिलता है, एक स्नैक मिलेगा और एक लंच मिलेगा, और ये वैरायटी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ डेली वही मिलेगा, वैरायटी होती है। आपके बच्चे को वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी मिलेंगे, अलग अलग तरह के फ्रूट्स भी मिलते हैं डेली बदल कर। जूस भी मिलता है, जूस के जो पैकेट्स होते हैं वो मिलते हैं, सैंडविच मिलते हैं, पिज़्ज़ा भी मिलता है, और मफ़िन्स और अलग अलग तरह की वैरायटी मिलती है बच्चे को। मिल्क भी मिलता है बच्चे को, मिल्क के पैकेट्स होते हैं ना, जूस पैकेट्स होते हैं ना, जैसे वैसे ही मिल्क पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको बच्चे स्ट्रॉ लगा कर पी लेते हैं वो। और प्लेन मिल्क भी मिलता है, और जो फ्लेवर्ड मिल्क्स होते हैं ना वो भी मिलते हैं अलग अलग तरह के। तो वैरायटी मिलती है मील में भी। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल से मील मिल रहा है तो बहुत बोरिंग सा मील होगा, नहीं, वो वैरायटी होती है। तो जब स्कूल ईयर स्टार्ट होता है ना, तो आप रजिस्टर करते हो उसके लिए। स्कूल की वेबसाइट पर आप बताते हो कि आपको मील चाहिए अपने बच्चे को स्कूल से या फिर नहीं चाहिए। और उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है वेज और दूसरा होता है नॉन वेज। अगर आपका बच्चा वेज खाता है, अगर नॉन वेज खाता है, या फिर दोनों के लिए ओपन है। और अगर किसी टाइप की कोई फूड एलर्जी है आपके बच्चे को तो वो भी मेंशन करना होता है। आप घर से भी भेज सकते हैं अपने बच्चे को कोई भी स्नैक या फिर लंच, बहुत सारे पेरेंट्स भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे स्कूल से लेते हैं क्योंकि वो वैरायटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है और फ्री भी होता है। तो लेकिन अगर आप घर से खाना भेज रहे हैं अपने बच्चे को तो ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को फूड एलर्जी होती है अलग अलग फूड से। तो एक तो लंच शेयर नहीं करना होता है बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ, और दूसरा कोई भी जो आप लंच दे रहे हैं ना तो नट फ्री दें, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स उसमें ना डालें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पीनट से या फिर दूसरे नट से एलर्जी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान पेरेंट्स को रखना होता है। तो स्कूल में जो फूड मिलता है ना वो नट फ्री होता है।
तो भाई वैरायटी ऑफ फूड भी मिलता है बच्चे को, तो आपको लंच देने की भी टेंशन नहीं होती। और ये जो फूड वाला पार्ट है ना, इसमें जो फैमिलीज़ होती हैं ना जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होती हैं, उन फैमिलीज़ को भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला जाता है, तो फैमिलीज़ को भी के पास भी ऑप्शन होता है कि वो भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं स्कूल में कि उनको फैमिली के लिए भी मील चाहिए। अभी जैसे कोविड टाइम था, तो कोविड टाइम में बहुत सारी फैमिलीज़ ने स्कूल से लंच लिया है, स्कूल से मील लिया है। वो पैकेट्स होते हैं और वो स्कूल के बाद जब आप बच्चे को पिक करते हो ना अपनी गाड़ी से, उस टाइम पर आप उसको पिक कर लेते हो। ये एक ऑप्शन होता है। जो गरीब फैमिलीज़ होती है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकती या जैसे जॉब चली जाती हैं लोगों की कई बार, तो उस सिचुएशन में स्कूल से फ्री लंच, फ्री मील फैमिलीज़ को भी मिलता है। जैसे यहाँ कैलिफोर्निया स्टेट में मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से मैंने ये देखा है। तो भाई यहाँ पर जो 95% पॉपुलेशन है ना, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ती है। और जो बहुत बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, उन लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं यहाँ पे, जिनके पास कई कई घर होते हैं, बड़ी बड़ी हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं, कई कई गाड़ियाँ, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा ये सारी फैसिलिटीज़ के अलावा जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो पेरेंट्स और टीचर का या फिर पेरेंट्स और स्कूल का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत ही एकदम से क्लियर कम्युनिकेशन होता है। मतलब हर चीज़ के बारे में पेरेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, चाहे वो पूरे वीक में क्या एक्टिविटीज़ आपका बच्चा करेगा, कौन सी पढ़ाई करेगा, तो इस सब का ईमेल टीचर भेजती है दोनों पेरेंट्स को, मदर को भी और फादर को भी। पूरे वीक का बताया जाता है। इनफैक्ट जो मेन्यू होता है ना, जो मील मेन्यू होता है, वो भी पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है कि पूरे वीक में मील में क्या क्या आपके बच्चे को मिलने वाला है, खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो भी शेयर किया जाता है। और सारी एक्टिविटीज़ का, सारी जो भी पढ़ाई होगी स्कूल में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। इनफैक्ट जो प्रिंसिपल होते हैं ना, स्कूल के प्रिंसिपल भी टाइम टू टाइम पेरेंट्स को डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं ईमेल के थ्रू। और अगर आपके बच्चे को कोई भी स्कूल में अगर कुछ भी हो रहा है ना, कोई भी इंसिडेंट हो रही है, सपोज लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए ही, भले ही 10 मिनट के लिए भी अगर स्कूल में लाइट चली गई है ना, या फिर जो फ़ोन लाइन है वो ख़राब हो गई है 10 मिनट के लिए भी, या थोड़े टाइम के लिए वो काम नहीं कर रही है, या फिर स्कूल में इंटरनेट बंद हो गया है, या फिर आपके बच्चे को छोटी मोटी चोट लग गई है खेलते हुए, जैसे बच्चे को खरोंच भी आ गई है ना, जरा सी भी खेलते हुए लग जाती है बहुत बार बच्चों को खेलते हुए, जैसे गिर गए तो नी में लग गया। तो इस तरह से अगर कोई भी इंसिडेंट होती है किसी भी तरह की, छोटी से छोटी, वो भी पेरेंट्स को ईमेल आता है कि आज स्कूल में पावर आउटेज हो गया। यहाँ पर जब लाइट चली जाती है उसको ये लोग पावर आउटेज बोलते हैं, कि आज थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, या फिर फ़ोन की लाइन डाउन है। और जब वापस आ जाती है ना, जैसे लाइट वापस आ गई और फ़ोन की लाइन ठीक हो गई, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, थोड़ी बहुत देर के लिए कभी अगर होता है किसी भी सरकारी रीज़न की वजह से, तो उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है पेरेंट्स को। और जब वापस से इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है, या फिर जैसे आपके बच्चे को चोट लग गई, तो पहले ईमेल आएगा कि खेलते हुए आपके बच्चे को चोट लग गई है, और उसके बाद एक और ईमेल आता है अपडेट करने के लिए पेरेंट्स को कि वो आपका बच्चा अभी ठीक है, हमने उसको फर्स्ट एड दे दिया और वो ठीक है। तो ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन होता है, वैल्यूड फील होता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स की पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर डेज फिक्स होते हैं, और वो स्कूल के बाद होती है। हमेशा ही जो पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो स्कूल के बाद होती है, और एक ही दिन में सारे बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती। एक दिन में 3 से 4 मीटिंग्स होती हैं, और उसके लिए पहले से स्लॉट बुक करवाते हैं पेरेंट्स से। ऑनलाइन स्लॉट बुक हो जाता है, स्कूल की साइट पर लिंक शेयर करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस के लिए लिंक है और आप स्लॉट बुक कर दो, आपको कौन से दिन चाहिए और किस टाइम पर चाहिए। तो टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं स्कूल, पेरेंट्स के टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं, और एक पूरा प्रॉपर मौका दिया जाता है पेरेंट्स को। अपने पेरेंट्स टीचर जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, जो मीटिंग होती है, उसमें पूरा प्रॉपर टाइम 40 मिनट्स का टाइम होता है, और पूरा आप बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, अपने बच्चे के बारे में हर चीज़ शेयर की जाती है। तो इस तरह से एक जो कम्युनिकेशन है ना पेरेंट्स और टीचर के बीच, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है।
इनफैक्ट स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो इस तरह से इतना फेयर कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर पेरेंट्स और स्कूल के बीच में। इसके अलावा और ज़्यादा इंगेजमेंट के लिए आप अपने बच्चे के स्कूल में वॉलंटियरिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स वॉलंटियरिंग करते हैं बच्चों के स्कूल में। आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो स्कूल में, जैसे आप रीडिंग करवा सकते हो, रीडिंग ग्रुप होता है बच्चों का, आप लाइब्रेरी में हेल्प कर सकते हो, और जो एडवांस मैथ का ग्रुप होता है या फिर किसी और सब्जेक्ट का बच्चों का क्लासरूम में एडवांस ग्रुप होता है, आप उसमें भी हेल्प कर सकते हो। गार्डनिंग में आप बच्चों की हेल्प कर सकते हो, बेकिंग में आप हेल्प कर सकते हो, या फिर और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में आप हेल्प कर सकते हो। उसके लिए स्कूल से वॉलंटियरिंग के लिए पेरेंट्स को प्रॉपर इनविटेशन आता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपने बच्चे के स्कूल में वॉलंटियरिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्ट स्कूल एडमिन ऑफिस में भी जाकर बता सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हैं, वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं स्कूल में। तो पूरा मौका दिया जाता है पेरेंट्स को इंगेज होने का, आपके बच्चे के स्कूल में इंगेज होने का आपको पूरा मौका दिया जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है, ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड है यहाँ पे। जैसे हमारे इंडिया में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता स्कूल में, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, हम सिर्फ अपने बच्चे की फ़ीस देते हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जाते हैं इंडिया में। लेकिन यहाँ पर पूरा इंगेजमेंट होता है पेरेंट्स का अपने बच्चे के स्कूल में, और प्रॉपर कम्युनिकेशन स्कूल से होता है पेरेंट्स के साथ, और वैल्यूएबल फील होता है कि आप अगर टैक्स देते हैं, उस टैक्स से आपके बच्चे के स्कूल को फंडिंग मिलती है, तो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और हर चीज़ की फेयर इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्रिंसिपल खुद शेयर करते हैं स्कूल से कि कितना डोनेशन स्कूल को मिला है और किस तरह से क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। स्कूल टीचर का तो आपकी बच्चे की जो क्लास टीचर है उनके तो ईमेल्स आते ही आते हैं, प्लस स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, उनसे भी पेरेंट्स को, दोनों पेरेंट्स को, मदर को और फादर को, दोनों के ईमेल आईडी पर ईमेल आते हैं टाइम टू टाइम। इनफैक्ट जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट होता है ना, स्कूल डिस्ट्रिक्ट से भी एवरी वीक पेरेंट्स को ईमेल आता है कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। और यहाँ पर मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गई कि स्कूल में लाइसेंस्ड नर्स भी होती हैं और काउंसलर्स भी होते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई इशू है ना, तो उसके लिए या फर्स्ट एड अगर बच्चे को चाहिए तो एक प्रॉपर लाइसेंस्ड नर्स होती हैं और काउंसलर होते हैं, जो अगर ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं किसी भी तरह से अगर प्रॉब्लम है तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर बहुत बड़े अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। फ्री है इसलिए नहीं, क्योंकि अच्छे होते हैं इसलिए पढ़ते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके पास यहाँ पर कई घर हैं और कई हाई एंड गाड़ियाँ हैं। उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिस सरकारी स्कूल में मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन सरकारी स्कूलों में ही पढ़ती है, और उसका रीज़न यही है कि स्कूलों की जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गई, क्वालिटी ऑफ जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो चलिए, इस तरह से यहाँ पर सरकारी स्कूलों का सिस्टम होता है। आई होप मेरे आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अच्छे कमेंट्स भी करना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।